वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडमंड स्पेंसर और इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स। इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, पूरी लाइफ डिस्कस नहीं करेंगे। इनका जो कनेक्शन था वाल्टर रैले से वो डिस्कस करेंगे। वाल्टर रैले इनका बहुत अच्छा फ्रेंड था, तो इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया क्वीन एलिजाबेथ वन के साथ, और क्वीन एलिजाबेथ ने इनको अच्छी पोस्ट दी आयरलैंड में, और आयरलैंड में काम करने लगे क्वीन एलिजाबेथ के लिए, और इंग्लैंड के लिए काम करते थे, आयरलैंड में थे, और क्वीन एलिजाबेथ का लॉयल थे पहले ये। और स्पेंसर ने बहुत सारा टाइम जो है आयरलैंड में गुजारा, और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स देखे। जब ट्विटर कॉन्क्वेस्ट चल रहा था, वार चल रही थी, तो वहाँ पे बड़े ने जो है पॉलिटिक्स देखी, कल्चर देखा, और उनके जो पोइट्री पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा। तो ये जो है स्पेंसेरियन स्टैंजा के इन्वेंटर है। इन्होंने स्पेंसेरियन स्टैंजा यूज़ भी किया और इन्वेंट भी किया, और बाकी भी आने वाले पोइट्स ने स्पेंसेरियन स्टैंजा जो है यूज़ किया। और इनको पोइट्स पोइट बोलते हैं, जिस तरह इसको मैथ्यू आर्नोल्ड को क्रिटिक बोलते हैं, और इनको जो है एडमंड स्पेंसर को पोइट्स पोइट बोलते हैं। Critics praised his extraordinary imagination, style and skill. He became a model for future generations. अब बेन जॉनसन ने इनके लिए क्या बोल रहा है स्पेंसर है, SPEN। स्पेंसर डाइड फॉर वांट ऑफ ब्रेड, SPENSER। स्पेंसर डाइड फॉर वांट ऑफ ब्रेड, BRID। स्पेंसर वॉज बॉर्न पोर, ही लिव्ड पोर एंड डाइड पोर। ये लिखा है बेन जॉनसन ने स्पेंसर के बारे में। चार्ल्स लैम ने इनको बोला है पोइट्स पोइट। किसने बोला है? चार्ल्स लैम ने। और थॉमस नैश ने उनको बोला है हेवनली स्पेंसर। थॉमस नैश ने क्या बोला इनको? हेवनली स्पेंसर। ये एग्जाम में आते हैं। इनकी वर्क जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वर्क इनका है 1569, अ थिएटर फॉर वर्ल्डलिंग। अ थिएटर फॉर वर्ल्डलिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। ट्रांसलेशन है फ्रेंच पोएम्स का ये, ठीक है, फ्रेंच पोएम्स का ट्रांसलेशन है थिएटर फॉर वर्ल्डलिंग। ये लिखा गया है 1569 में। उसके बाद है 1579 द शेफर्ड्स कैलेंडर। ये शेफर्ड्स कैलेंडर जो है ये 12 पेस्टोरल एक्लॉग से पेस्टोरल एलजीज एक्लॉग्स हैं, जिसको बेकॉलिक्स बोलते हैं। ये 12 शेफर्ड्स होते हैं उसको, और 12 मंथ्स के बारे में वो लिखते हैं। और ये लिखा है 1579। देखो फर्स्ट वर्क जो है 1569 अ थिएटर फॉर वर्ल्डलिंग, ये इसके सीधा 10 साल के बाद आता है शेफर्ड्स कैलेंडर। द शेफर्ड्स कैलेंडर जो है 1579 में जो है पब्लिश किया गया। उसके बाद आता है 1500, इसके एक साल के बाद आता है 1580 में कंप्लेंट्स। ये भी एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। ये 1580 में जो है पब्लिश किया गया। उसके बाद 1589 में सीधा आता है फेरी क्वीन। तो अगर हम इससे बात करेंगे, फर्स्ट थिएटर फॉर वाइल्डिंग, उसके 10 साल के बाद शेफर्ड्स, उसके 10 साल के बाद सीधा आता है क्या? अ थिएटर या फेरी क्वीन फर्स्ट टू 3 बुक। ये याद रखना, फर्स्ट टू 3 बुक जो है 1589 और 1590 में पब्लिश की गई। और उसके बाद जो सेलिब्रेट करते हैं क्वीन एलिजाबेथ को, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद 1591 जो 1580 में पब्लिश किया था उन्होंने कंप्लेंट्स, उसको दोबारा पब्लिश किया गया कलेक्शन में 1591 में, और उसमें ये वाली पोएम्स हैं। उसके बाद जो है एडमंड स्पेंसर ने जो है डेफोनाइटा 1591 में पब्लिश करवाई। ये एलजी है डेथ ऑफ डॉगलस हावर्ड के बारे में, डेफोनाइटा 1591। उसके बाद आता है एमोरेती और एपिथैलेमियन। मतलब याद रखना एपिथैलेमियन और एमोरेती, ये कब पब्लिश की? 1595 में। ये याद रखना है 1595 में एमोरेती और एपिथैलेमियन जो है पब्लिश हुआ है। याद रखना, अ से ये भी, अ से ये भी। उसके बाद 1595 में कॉलिन क्लाउड कम होम अगेन। तो ये 3 पोएम जो हैं, ये जो बड़ी वर्क हैं ये अच्छे से, तो ये 1595 में ही पब्लिश हुए। उसके बाद 1590 में जो हमने देखा था, 1589 और 90 में पब्लिश हुआ था फेरी क्वीन फर्स्ट टू 3 बुक। और यहाँ पे 1596 में 4th टू 6th बुक पब्लिश होती है। 4th, 5th और 6th फेरी क्वीन जो है 4th, 5th और 6th बुक जो है 1596 में पब्लिश होती है। और 1596 में प्रोथैलेमियन भी पब्लिश होती है 1596 में, और 1596 में 4 हिम्स भी पब्लिश होते हैं। तो फेरी क्वीन, प्रोथैलेमियन, हिम, ये सारे पब्लिश होते हैं 1596 में। और उसके बाद आता है 1598 आता है ए व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड। 1598 में पब्लिश होता है ये अ व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड। ये है टोटल वर्क इसके।
ये है स्पेंसर के टोटल वर्क। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके फर्स्ट जो वर्क है द शेफर्ड्स कैलेंडर 1579 में जो पब्लिश हुआ। इंपॉर्टेंट ही डिस्कस करेंगे, सारे डिस्कस नहीं करेंगे हम, इंपॉर्टेंट जो है द शेफर्ड्स कैलेंडर है और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। फिफ्टीन 1579 में ये द शेफर्ड्स कैलेंडर जो पब्लिश किया गया, ये शेफर्ड्स कैलेंडर जो है इसका फर्स्ट मेजर वर्क है। ये इंग्लैंड का लीडिंग पॉइंट बन जाता है जब ये पब्लिश करता है, क्योंकि इससे जो है पूरे इंग्लैंड में कॉपी सेल होती हैं और लोग जो है पढ़ने लगते हैं इनको। ये डेडिकेट की है किसको? सर फिलिप सिडनी को। सर फिलिप सिडनी जो है एक दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके? एलिजाबेथन एज के, तो इसको डेडिकेट किया है द शेफर्ड्स कैलेंडर। और ये जो है सिडोना में लिखा गया था एमेरिटो में। सिडोनी मतलब अलग दूसरा नाम दिया था इसने, एमेरिटो में लिखा गया था ये, जिसका मतलब है अनवर्ती। और इसमें आर्केक स्टाइल यूज किया गया है, मेडिवल साउंडिंग इंग्लिश यूज किया गया, रस्टिक पेस्टोरल वर्ल्ड, पेस्टोरल मतलब जो लैंग्वेज है यूज की गई है एमेरिटो में। स्पेंसर मॉडल्ड इट ऑन क्लासिकल एंड रेनेसांस एक्लॉग्स। और इसमें जो कहाँ से लिया गया ये एक्लॉग्स, ये जो क्लासिकल राइटर था एक वर्जल, वर्जल की एक्लॉग्स को, एक्लॉग होता है बिकॉलिक, बिकॉलिक भी बोलते हैं, और इनको पेस्टोरल वर्क, पेस्टोरल पॉइंट्स बोलते हैं, रूरल लाइफ के बारे में है। तो वहां से वर्जल से यहाँ पे मॉडल किया गया, उसको कॉपी किया गया, उससे मतलब इंस्पायर हुआ कौन? एडमंड स्पेंसर, और वहां से लिया गया, अडॉप्ट किया टू एड्रेस कंटेम्परेरी इंग्लिश इश्यूज, कंटेम्परेरी इंग्लिश इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, स्पेशली रिलीजियस कंट्रोवर्सीज को एड्रेस करने। और द पोएम हैड लॉन्च पेस्टोरल पोइट्री एज अ सीरियस जॉनर इन इंग्लिश लिटरेचर एंड इंट्रोड्यूस स्पेंसरियन वॉइस। ये पेस्टोरल एलजी जो पेस्टोरल पोएम है और स्पेंसर की वॉइस जो है ये बताता है शेफर्ड्स कैलेंडर। ये पोएम जो है इसमें 12 एक्लॉग्स हैं, इस पोएम में जो है 12 एक्लॉग्स हैं, वन फॉर ईच मंथ ऑफ द ईयर। हर मंथ के लिए जो है एक एक्लॉग है, 12 एक्लॉग्स टोटल है, हर मंथ के लिए एक एक्लॉग, ईच विद अ यूनिक थीम और टोन, और हर मंथ के लिए अलग थीम और अलग टोन थे। जनवरी में क्या होता है? जनवरी में इंट्रोड्यूस कॉलिन क्लाउड, जर्मन में जनवरी में जो है कॉलिन क्लाउड स्पेंसर का पर्सोना होता है, मतलब स्पेंसर का ही माउथ पीस होता है कॉलिन क्लाउड। और कॉलिन क्लाउड जो है जर्मनी में, मतलब जर्मनी बोल रहा हूँ बार बार, जनवरी में आता है क्योंकि मंथ है ना, उसी जनवरी में जो है ये आता है कॉलिन क्लाउड, और लेमेंट करता है अनरिक्वाइटेड लव पे, मतलब जो लव है उसके बारे में बोलता है कॉलिन क्लाउड। फरवरी में आता है टू शेफर्ड्स डिबेट रिलीजन एंड मॉरलिटी, दो शेफर्ड डिबेट करते हैं रिलीजन और मॉरलिटी पे फरवरी में। मार्च में क्या होता है? कॉलिन मॉर्न्स द क्रूरल्टी ऑफ हिज बिलवड रोजलैंड। तो कॉलिन का जो कॉलिन क्लाउड जो है इसकी बिलवड कौन है? रोजलैंड। और मार्च में रोजलैंड की बात की गई है, मार्च में रोजलैंड की बात की गई है कि कॉलिन जो है रोता है, वो बोलता है कि रोजलैंड ने मेरे साथ प्यार नहीं किया, उसने मेरे साथ क्रूरल्टी की, इस तरह की वो रोता है। और कॉलिन क्लाउड से ही स्टार्ट होता है जनवरी में, और मार्च में इसको मौन करता है अपने बिलवड रोजलैंड। और अप्रैल में जो है ये कॉलिन क्लाउड किसको क्या करता है? ये कॉलिन क्लाउड मतलब स्पेंसर ये प्रेज करता है क्वीन एलिजाबेथ को, और इसको एक शेफर्डस फिगर मानता है और क्वीन एलिजाबेथ को प्रेज करता है अप्रैल में। ठीक है, ये आता है कि कौन से मंथ में कौन से एक्लॉग में जो है, कौन से एक्लॉग में ये जो है 1 2 3 और फिफ्थ एक्लॉग में क्या करता है? ये प्रेज करता है क्वीन एलिजाबेथ को, जो कि अप्रैल में है। और मई में क्या? ए ट्रेल ऑफ बेट्रेल एंड डिसीट अमंग शेफर्ड्स, एक ट्रेल ऑफ बेट्रेल एंड डिसीट जो है शेफर्ड्स के बारे में। जून में जो है अ बिटर अटैक ऑन करप्ट क्लर्जी पे एक अटैक जून में। और जुलाई में अ डिबेट ऑन द रोल ऑफ पोइट्री एंड फेम। और अगस्त में अ कंटेस्ट ऑफ सिंगिंग स्किल बिटवीन टू शेफर्ड्स, जो दो शेफर्ड्स के बीच में जो सिंगिंग स्किल्स का कंटेस्ट होता है वो अगस्त में होता है। और सितंबर में क्या होता है? अ शेफर्ड ग्रीव्स द डेथ ऑफ फ्रेंड, और सितंबर में जो है एक शेफर्ड क्या करता है? ग्रीव करता है जो अपने दोस्त के बारे में, उसको दोस्त की डेथ होती है उसको ग्रीव करता है। कौन? सितंबर में। अक्टूबर में जो है कॉलिन लेमेंट्स हिज पोएटिक फेलियर, और अक्टूबर में जो है कॉलिन जो है अपने फेलियर के लिए लेमेंट करता है, दुख इजहार करता है। नवंबर में जो है एन एलजी फॉर डिडो अ लॉस्ट लव, और नवंबर में जो है एलजी बोलता है डिडो के लिए।
और दिसंबर में जो है कॉलिन एक्सप्रेसेस डिस्पियर ओवर लव एंड द पासिंग टाइम, और दिसंबर में जो है क्या करता है, लव और पासिंग टाइम पे दुख इजहार करता है कॉलिन क्लाउड, क्योंकि कॉलिन ही यहाँ पे स्पीक करता है, यही यहाँ पे स्पीकर है, क्योंकि इसका स्पेंसर का माउथ पीस है। तो 12 एक्लॉग्स, तो 12 एक्लॉग्स मतलब 12 पॉइंट्स, 12 मतलब 12 मंथ्स के लिए। फर्स्ट मंथ के लिए जनवरी के लिए कॉलिन क्लाउड बोलता है किसके बारे में, इंट्रोड्यूस करता है रिक्वाइटेड लव के बारे में, और फरवरी में जो है रिलीजन ऑफ मॉरलिटी के बारे में, और मार्च के बारे में, मार्च में तो अपने रोजलैंड को बोलता है, अपनी बिलवर्ड को, अप्रैल में क्वीन एलिजाबेथ को, मई में डिसीट अमंग शेफर्ड्स, जून में करप्ट क्लर्जी को। ठीक है, ये सारे मंथ जो है याद रखने कौन से मंथ में क्या बोलता है, कौन, कॉलिन क्लाउड। ईच एक्लॉग हैज अ ग्लॉस कमेंट्री इन प्रोज, प्रोज में कमेंट्री करता है, रिटन बाय फिक्शनल ई के ने लिखी है, मतलब फिक्शनल ई के ने लिखा है, मतलब एडमंड स्पेंसर ने ही लिखा। एक्सप्लेनिंग ऑब्सक्योर वर्ड्स एंड आइडियाज कनेक्टिंग पोएम्स टू कंटेम्पररी इवेंट्स। इंपॉर्टेंट लाइन इसकी जो है यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट लाइंस याद रखना है इस शेफर्ड्स कैलेंडर की। जनवरी में जो बताता है कॉलिन क्लाउड, क्या बताता है, लव के बारे में बताता है, दाउ फूलिश लव व्हाट हैज दाउ नाउ डिस्ट्रॉयड, लव को कर्स करता है, बोलता है इस लव ने मुझे मार दिया है। क्योंकि अप्रैल मार्च में तो अपने बिलवर्ड को बोलता है ना, रोजलैंड को। अप्रैल में क्या बोलता है, इज देयर अ प्रिंस दैट एवर हेल्ड अ स्पेक्टर बट दी ओ क्वीन दैट डॉथ ऑल प्रिंसेस पीर। ये अप्रैल में बताता है, अप्रैल में क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ होती है तो उसको प्रेज करता है अप्रैल में। अक्टूबर में क्या करता है, बोलता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ओ पायरलेस पोएजी वेयर इज देन दाई प्लेस, अ लेमेंट ऑन पोएट्रीज डिक्लाइनिंग स्टेटस। ये अक्टूबर में बताता है। और इसके कैरेक्टर्स कौन है, पहला कॉलिन क्लाउड है, ये सेंट्रल शेफर्ड है, ठीक है, ये स्पेंसर का ही अल्टर ईगो है, पोइट का लव, उसकी डिसअपॉइंटमेंट, उसके व्यूज, आर्ट को, ये सब बताता है कौन, कॉलिन क्लाउड के थ्रू। और रोजलैंड जो है कॉलिन की बिलवर्ड है, जो उसको रिजेक्ट करता है और जो जिसको कभी वो अचीव नहीं कर सकता है, कौन, कॉलिन क्लाउड, और उस पर बड़ा रिग्रेट करता है, माउन करता है। और उसके बाद हॉबिनेल है, कॉडी है, थेनॉट है, पायरस है, पलिनोड है, डिगॉन है, डिगॉन डे, वेरियस शेफर्ड्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस टाइप्स, दे डिबेट, सिंग और टेल स्टोरीज। क्वीन एलिजाबेथ जो है अपेयर होती है अप्रैल में, एलिजा द शेफर्डेस रिप्रेजेंटिंग ग्लोरी ऑफ इंग्लैंड। ये है शेफर्ड्स कैलेंडर। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, significance the shepherd's calendar revolutionized English poetry with its use of pastoral allegory है, आर्किक लैंग्वेज यूज की है, मॉरल कमेंट्री यूज की है। ये स्पेंसर्स की रेपुटेशन बताता है, लेड टू हिज लेटर लॉयल पैटर्नेज, इट लेड ग्राउंड वर्क फॉर द फेरी क्वीन बाय एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ वर्च्यू, अथॉरिटी एंड द पोइट्स रोल इन सोसाइटी। इसके बाद आता है एडमंड स्पेंसर का दूसरी इंपॉर्टेंट पोएम, क्लासिक पोएम जिसको बोलेंगे हम, वो है द फेरी क्वीन। एडमंड स्पेंसर की द फेरी क्वीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 2 पार्ट्स में पब्लिश हुई है, हमने पहले ही डिस्कस किया है। 2 पार्ट्स, पार्ट 1 to 3 जो है ये पब्लिश हुआ है 1590 में, 1590 में, और पार्ट 4 to 7 जो है पब्लिश हुआ है 1596 में। कब, 1596 में। स्पेंसर का प्लान था शेफर्ड्स कैलेंडर की तरह इसमें भी 12 बुक्स लिखना, जैसे उसमें 12 एक्लॉग्स हैं, इसमें 12 बुक्स लिखनी थी, मगर सिर्फ 6 ही कंप्लीट हुई हैं, वो हाफ कंप्लीट हुई हैं। और स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखेंगे। स्पेंसरियन स्टेंजा हमने पहले ही डिस्कस किया है कि 9 लाइन का स्टेंजा होता है, 8 पूरी लाइन होती है और एक लाइन छोटी होती है, अलेक्जेंड्राइन उसको बोलते हैं। ये स्पेंसर ने खुद यूज किया 9 लाइन स्टेंजा, जिसको स्पेंसरियन स्टेंजा बोलते हैं। डेडिकेटेड टू क्वीन एलिजाबेथ वन, ये पहली पोएम जो शेफर्ड्स कैलेंडर है वो किसको डेडिकेट है, वो जो है फिलिप सिडनी को, ठीक है, सिडनी को था। और ये जो डेडिकेट है, ये किसको डेडिकेट है, फेरी क्वीन, क्वीन एलिजाबेथ वन, जिसको बोलती है ग्लोरियाना। जो ग्लोरियन जो इस पोएम की, इस एपिक की क्या है, एक क्वीन है, एक हीरोइन है।
स्पेंसर का एम है टू विन रॉयल फेवर, एलिजाबेथ से रॉयल फेवर जीतना, एलिजाबेथ से तारीफ करवाना, अप्रिसिएशन जीतना, तभी उसने उसके डेडिकेट किया फेरी क्वीन। द पोएम ब्लेंड्स medieval romance, classical epic and moral allegory reflecting प्रोटेस्टेंट वैल्यूज एंड टोटल पॉलिटिक्स। इसमें जो भी पॉलिटिक्स उस टाइम हो रही थी आयरलैंड में, इंग्लैंड में, वो सब रिफ्लेक्ट किया गया है इस एपिक के थ्रू, इस पोएम के थ्रू, द फेरी क्वीन के थ्रू। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है इसकी। द पोएम्स फुल टाइटल इज द फेरी क्वीन, डिस्पोज्ड इनटू 12 बुक्स फैशनिंग 12 मॉरल वर्च्यूज। ये इसका पूरी टाइटल है, ये याद रखना, ये आ सकता है एग्जाम में, भरोसा नहीं है इनका। हर बुक में क्या है, एक वर्च्यू है। नाइट एक नाइट है और एक नाइट रिप्रेजेंट करता है एक वर्च्यू को। मतलब 6 बुक्स हैं, 6 बुक्स में 6 एक एक नाइट हर एक बुक में है, और हर एक नाइट एक वर्च्यू को जो है क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट जो बुक है वो है जिसमें रिप्रेजेंट करता है वर्च्यू ऑफ होलीनेस, और वर्च्यू ऑफ होलीनेस को कौन रिप्रेजेंट करता है, रेड क्रॉस नाइट। वर्च्यू ऑफ होलीनेस को कौन रिप्रेजेंट करता है, रेड क्रॉस नाइट। और उसके बाद वर्च्यू ऑफ टेम्परेंस को कौन रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेंस को करता है सर गोइन। और उसके बाद चेस्टिटी को कौन रिप्रेजेंट करता है, चेस्टिटी सर लेडी ब्रिटोमार्ट, लेडी ब्रिटोमार्ट। और उसके बाद फ्रेंडशिप को कौन रिप्रेजेंट करता है, कैम्बल एंड ट्रायमोंड। जस्टिस को आर्टिगल, और कैलिडोर करता है कर्टसी। स्पेंसर का पर्पस है टू फैशन अ जेंटलमैन और नोबल पर्सन इन वर्चुअस एंड जेंटल डिसिप्लिन, as he wrote in his letter to Sir Walter Raleigh। वाल्टर रैले को भी वो लिखा है इसके बारे में उसने, कि इसका मकसद क्या था ये पोएम लिखने। द फेरी क्वीन कंबाइंस आर्थरियन लेजेंड्स, इटालियन रोमांस ट्रेडिशंस लाइक अरेस्टो और लैंड ऑफ फ्यूरसो, और ट्रेडिशन जो आर्थरियन जो सर्कल था उसको भी यहाँ पे बोलता है, उसके बारे में भी यहाँ पे बोलता है कौन, एडमंड स्पेंसर। ये इंग्लैंड की नेशनल आइडेंटिटी को बोलता है, एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ वन, उसका जो उसको ग्लोरियाना की तरह बोलता है ये ग्लोरियाना है। स्पेंसर्स एपिक टू द टोडर डायनेस्टी से उसका क्या लिंक थे वो सब इसमें बताता है कौन, एडमंड स्पेंसर। अब इसकी स्टोरी क्या है, स्टोरी है द पोएम टेल्स इंटरवोवन स्टोरी ऑफ नाइट्स ऑन क्वेस्ट गिवन बाय ग्लोरियाना द फेरी क्वीन। ईच नाइट जर्नी रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट विच। और जो इसमें क्या होते हैं, नाइट होते हैं, जो भी वॉरियर्स होते हैं, नाइट्स होते हैं, वो क्वेस्ट में होते हैं। क्वेस्ट मतलब सर्च में, क्या सर्च कर रहे हैं, जो ग्लोरियाना ने उनको दिया है सर्च करने। ग्लोरियाना मतलब क्वीन एलिजाबेथ ने जो है सर्च करने के लिए दिया है। हर नाइट एक जर्नी करता है, एक जर्नी में जो है उसका अपना अपना मकसद होता है। बुक 1 में होलीनेस है, रेड क्रॉस नाइट इसको रिप्रेजेंट करता है, और रेड क्रॉस नाइट मतलब सेंट जॉर्ज, ये बैटल करता है किसके साथ, एरर के साथ, डेसा के साथ, एंड द ड्रैगन टू फ्री ओना को बचाने के लिए, ओना की इज्जत को बचाने के लिए जो है रेड क्रॉस नाइट लड़ाई करता है। ठीक है, ओनास पेरेंट्स को और ओना की इज्जत को बचाने के लिए जो है रेड क्रॉस नाइट बैटल करता है। इसकी जर्नी रिप्रेजेंट करता है क्रिश्चियन स्ट्रगल। ठीक है, बुक 2 में है टेम्परेंस। टेम्परेंस में जो है कौन रिप्रेजेंट करता है, सर गोइन। गोइन फाइट करता है टेम्पटेशंस इन द पावर ऑफ ब्लिस, डिफीटिंग द एन्चेंटर अक्रेसिया। हिज स्टोरी शोज हाउ टेम्परेंस लीड्स टू मॉरल ट्रम्प। सर गोइन टेम्परेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बुक 3 में जो है चेस्टिटी, चेस्टिटी कौन करता है रिप्रेजेंट, ब्रिटोमार्ट। ब्रिटोमार्ट जो है यहाँ पे चेस्टिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये फीमेल नाइट होती है, सीक्स हर डेस्टाइन्ड लव आर्टिगल, शी सिंबलाइज द वर्च्यू ऑफ चेस्टिटी एंड एम्बॉडीज स्पेंसर्स आइडियल ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्च्यूअस वुमन। उसके बाद बुक 4 में आता है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप में कौन करता है, कैम्बल और ट्रायमोंड। फोकसेस ऑन फ्रेंडशिप थ्रू टूर्नामेंट्स एंड एडवेंचर्स इन्वॉल्विंग मेनी नाइट्स एक्सप्लोरिंग लॉयल्टी एंड। उसके बाद बुक 5 में आर्टिकल है। आर्टिकल कौन रिप्रेजेंट करता है, आर्टिकल करता है रिप्रेजेंट जस्टिस को। ठीक है, आर्टिकल ब्रिटोमार्ट beloved embodies justice, he is guided by the iron man tailors to fight wrongdoers। ये लंबी जो है मतलब ये पढ़नी पड़ेगी डिटेल में, उतना टाइम तो नहीं है। और उसके बाद बुक 6 में आता है कर्टसी, जिसका रिप्रेजेंट करता है कैलिडोर, ब्लेटेंट बीस्ट है।
उसको परस्यू करता है, ब्लेटेंट बीस्ट को, ठीक है। ये सब जो है द स्टोरीज क्रिस क्रॉस विद रिकरिंग कैरेक्टर्स, ओवरलैप होते हैं प्लॉट्स। आर्थर को सिंबलाइज द आइडियल ऑफ मैग्निफिसेंस अपीयर्स थ्रू आउट एज यूनिफाइंग हीरो। आर्थर यहाँ पे एक हीरो होता है, ग्लोरियाना यहाँ पे क्वीन होती है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आर्थर जो है क्या होता है, वो हीरो होता है, ग्लोरियाना क्या होती है, क्वीन। कैरेक्टर्स कौन कौन है इसमें, ग्लोरियाना जो फेरी क्वीन है, रिप्रेजेंट करती है क्वीन एलिजाबेथ को। रेड क्रॉस नाइट बुक 1 में रिप्रेजेंट होलीनेस, ये हमने डिस्कस किया। ओना जो है रेड क्रॉस का की बिलवर्ड होती है, उसको बचाना चाहता है वो, ठीक है। डोसा है, उसके बाद सर गोयन है, बिटोमार्ट है, आर्टिकल है, कैलिडोर है, टेलस है, प्रिंस आर्थर है, ठीक है। ये सब जो है फेरी क्वीन में। अब डिस्कस करेंगे एपिथैलेमियन। एपिथैलेमियन जो है ये लिखा गया था 1594 में और पब्लिश किया गया था 1595 में, पार्ट ऑफ एमरेटिव एंड एपिथैलेमियन जो है इकट्ठे पब्लिश हुए थे 1595, एक ही ईयर में पब्लिश हुए थे। अब एपिथैलेमियन इज अ वेडिंग पोएम स्पेंसर कंपोज टू सेलिब्रेट हिज ओन मैरिज टू एलिजाबेथ बॉयल। स्पेंसर ने, एडमंड स्पेंसर ने एलिजाबेथ बॉयल के साथ शादी की और उस शादी को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने क्या लिखा, एपिथैलेमियन। एपिथैलेमियन वो पोएम होती है जो शादी के दिन लिखी जाती है, अपनी वाइफ को दी जाती है, अपनी बिलवर्ड को दी जाती है। और एलिजाबेथ बॉयल के साथ जब शादी करनी थी उसने ये लिखा। और ये एपिथैलेमियन ग्रीक वर्ड से आता है जिसका मतलब है वेडिंग सॉन्ग, ये शादी का ही गाना होता है ना। और पहले ये गाया जाता था ब्राइडल चैम्बर में, वेडिंग नाइट जो ब्राइडल चैम्बर जहां पे ब्राइड बैठती थी, दुल्हन बैठती थी, वहीं पे चैम्बर में गाया जाता था एपिथैलेमियन। और यही वो एपिथैलेमियन मतलब लिखता है अपनी वाइफ को डेडिकेट करना। इसका ये ग्रेटेस्ट मैरिज पोएम मानी जाती है इंग्लिश लिटरेचर में, और ये पर्सनल है, क्लासिकल पोएम है, जिसमें रेनेसांस का आइडियल दिखता है, रेनेसांस की जो एसेंस है वो दिखता है। माइथोलॉजिकल इमेजरीज तो है ही इसमें। और एपिथैलेमियन को 24 स्टैंजाज हैं, ये याद रखना, 24 स्टैंजाज हैं। और शादी जिस दिन होती है वो 24 आवर्स को 1 आवर फॉर 1 स्टैंजा, मतलब 1 घंटे के लिए 1 स्टैंजा डेडिकेट किया गया। 1 आवर के लिए 1 स्टैंजा डेडिकेट किया गया एपिथैलेमियन में स्पेंसर के द्वारा। और 25th स्टैंजा इस एपिथैलेमियन जो है वो क्या है, वो कंक्लूडिंग है, वो इसको कंक्लूड करता है। इसमें लव सेलिब्रेट करता है, फ्रेटर्निटी, ब्यूटी, डिवाइन ब्लेसिंग्स, ठीक है, क्लासिकल गॉड्स एंड म्यूजिक। ये अलग अलग लाइन में लिखी गई है, डेकास्लेबिक में लिखी गई है, ये क्या है, हेंडेकास्लेबिक में लिखी गई है। पेस्टोरल और माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस हैं इसमें। स्पेंसर्स पर्सनल एक्सपीरियंस बताया गया, यूनिवर्सल आइडियल फॉर लव। और ये एंड होता है, प्रेयर करता है फॉर लास्टिंग मैरिटल ब्लिस, प्रॉस्पेरिटी एंड चिल्ड्रन। समरी क्या है इसकी, द पोएम बिगिंस विद डॉन ऑन द वेडिंग डे। सुबह शुरू होती है, जैसी मतलब रोशनी आती है पोएम शुरू होती है। स्पेंसर कॉल्स अपॉन द म्यूजिक टू ब्लेस द डे, सिंगिंग ऑफ हिज ब्राइड्स ब्यूटी एंड प्योरिटी। अब स्पेंसर गॉड को इन्वोक करता है, उनको गॉड को इन्वोक करता है, मुझे ब्लेस करो, म्यूजिक को इन्वोक करता है, मुझे ब्लेस करो, आज शादी है मेरी और इस शादी के दिन जो है मैं अपनी ब्राइड के लिए गाना चाहता हूं, उसके लिए लिखना चाहता हूं, मुझे ब्लेस करो। He describes the arrival of the morning light, the procession to the church and the joyous celebration among friends and family. ये सब डिस्क्राइब करता है शादी के दिन क्या होता है। अराइवल मॉर्निंग आती, सुबह है, प्रोसेशन चल रहा है चर्च में, जॉयस सेलिब्रेशन है, फ्रेंड्स के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में, लोग आए हैं, सब कुछ सजाया है। वो सब एक सिनेरियो क्रिएट करता है एडमंड स्पेंसर उस दिन को। अब स्पेंसर्स लव फॉर एलिजाबेथ बॉयल ग्रोज मोर इंटेंस एज ही प्रेजेस हर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वर्च्यू। जैसे ही वो तारीफ करता है, लिखता है, अप्रिशिएट करता है, प्रेज करता है अपने बिलवर्ड को, उसका प्यार जो है एक्सेलरेट होता है, इंक्रीज होता है। वो नेचर को अर्ज करता है, बर्ड्स, फ्लावर्स, रिवर्स, बोलता है मेरे साथ सेलिब्रेट करो इस मेरी वेडिंग को, मेरी बिलवर्ड के साथ इसको सेलिब्रेट करो। क्लासिकल गॉड्स को बोलता है, हिम्स, गॉड ऑफ मैरिज को, फोबी को, अपोलो को, जोनो को,
जो फोबस है, अपोलो है, जोनो है, उनको बोलता है मुझे ब्लेस करो, सेलिब्रेट करो मेरे साथ, मैं अपनी शादी को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, मेरे को फर्टिलिटी देना, मतलब बच्चा होना चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए, डिवाइन फेवर होना चाहिए। और जैसे ही रात पड़ती है, स्पेंसर प्रेज दैट एवल स्पिरिट्स बी केप्ट अवे फ्रॉम देयर चैम्बर, बोलता है, ये भी दुआ मांगता है, प्रे करता है कि एवल स्पिरिट्स, शैतान, एवल, वो सब दूर भागने चाहिए, बैड ओमन्स बाहर भागने चाहिए। ये शादी जो है पायस है। ही होप्स फॉर फ्रूटफुल यूनियन ब्लेस्ड विद चिल्ड्रन एंड एटर्नल लव। द पोएम एंड्स विद द फाइनल प्ली टू हेवन फॉर हिज मैरिज टू प्रॉस्पर, टर्निंग पर्सनल जॉय इनटू अ ग्रैंड कॉस्मिक सेलिब्रेशन। ये एक सेलिब्रेशन करता है, ये चाहता है कि पोएट जो है मुझे ब्लेस करे, मतलब सारे गॉड्स मुझे ब्लेस करे और मैं अच्छे से सेलिब्रेट करूं अपने मैरिज को। इसमें इंपॉर्टेंट लाइंस जो है ये हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स यहां देखना, वेक नाउ माई लव अवेक फॉर इट इज टाइम, द रोजी मॉर्न लॉन्ग सिंस लेफ्ट टाइथॉन्स बेड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वेक नाउ माई लव अवेक फॉर इट इज टाइम, द रोजी मॉर्न लॉन्ग सिंस लेफ्ट टाइथॉन्स बेड। ओपनिंग लाइन है इनकी, ठीक है। लेट नो lamenting cry nor doleful tears be heard all night within nor yet without। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। That all which else the world does hold in dead, when thy this dreadful spectacle have seen shall soon with fear be fled। इन्वोक कर रहा है म्यूज को, यहाँ पे म्यूजिक को इन्वोक कर रहा है, गॉड को इन्वोक कर रहा है, उनसे ब्लेसिंग्स चाहता है। और ये सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, पर्सनल इमोशन, क्लासिकल इमोशन, सब इमेजरी यहाँ पे है। इंडिविजुअल्स वेडिंग को ट्रांसफर करता है, एक आइडलाइज्ड वेडिंग बनाता है, सेलिब्रेशन ऑफ लव। स्पेंसर की जो लिरिकल लैंग्वेज में मास्टरी है, इनोवेटिव स्किल्स हैं, उस यहाँ पे दिखती हैं इस पोएम के थ्रू, एपिथैलियम के थ्रू। और इसके साथ एमोरिटी जो लिखी है उसने, वो भी वर्ल्ड क्लास की, बहुत अच्छी पोएम है वो। अब एमोरिटी क्या है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी 95 में ही जो है पब्लिश की गई थी, 94 टू 95 में लिखी गई थी, 1594 1595 में, और 95 में पब्लिश हुई थी, एपिथैलियम के साथ ही पब्लिश हुई थी। ये एमोरिटी जो है इटालियन फॉर लिटिल लव पोएम, इमोरिटी मतलब लिटिल लव पोएम, इटली में, इटालियन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं लिटिल लव पोएम, इसको एमोरिटी को। और ये एक सोनेट सीक्वेंस है, इसमें 89 सोनेट्स हैं। एमोरिटी में कितने सोनेट्स हैं? 89। और एपिथैलियम में कितने हैं? 24 स्टैंजाज हैं उसमें। और इसमें एमोरिटी एक पोएट्री कलेक्शन है, मतलब सोनेट सीक्वेंस है ये पूरा एमोरिटी। इसमें सोनेट सीक्वेंस है और 89 सोनेट्स हैं इसमें। स्पेंसर्स कोर्टशिप फॉर सेकंड वाइफ एलिजाबेथ बॉयल, ये कोर्टशिप करता है सेकंड वाइफ को, एलिजाबेथ बॉयल को, तो ये बताता है उसके बारे में कैसे मैंने उसको कोर्ट किया। अनलाइक मोस्ट रेनेसांस सोनेट सीक्वेंस, सिडनीज एस्टोफेल एंड स्टेला, शेक्सपियर्स एमोरिटी हैज अ हैप्पी एंडिंग इन मैरिज रादर देन अनफुलफिल्ड लव। बाकी जैसे पॉइंट्स में, बाकी जैसे सोनेट सीक्वेंस में क्या होता है, हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, मगर एमोरिटी में क्या है, हैप्पी एंडिंग होती है। क्या होती है? हैप्पी एंडिंग होती है। एलिजाबेथ बॉयल के लिए लिखी गई है और 89 स्टेंजा। फैक्ट्स क्या है इसमें? स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखी गई है 14 लाइंस में, 14 लाइंस विद राइम स्कीम, क्योंकि सोनेट है ना, ये स्टेंजा नहीं है, सोनेट्स हैं। जो स्टेंजा है वो स्पेंसरियन स्टेंजा है, 8.5 लाइन लेग्स राइन राइन, वो 9 लाइन का स्पेंसरियन स्टेंजा होता है। और जो सोनेट है वो 49 की ही होती है और 14 लाइन का ही लिखा है। और राइम स्कीम क्या है? ए बी बी सी सी डी ई। और शेक्सपियर का अलग था, ए बी सी डी ई एफ जी, वो अलग था। ये ए बी को रिपीट करते, बी सी को रिपीट कर, सी डी ई। टेक्निकल इनोवेशंस यूज किए इसमें। ये सेलिब्रेट करती हैं रेसिप्रोकल लव को, कुलिमिनेटिंग इन मैरिज। थीम्स जो है इसमें आइडियलाइज्ड ब्यूटी है, स्पिरिचुअल लव है, ठीक है, स्ट्रगल फॉर बिलवर्ड्स हार्ट, रिफ्लेक्शंस ऑन टाइम, mortality and poet's fear of rejection।
रिच इमेजरी इसमें यूज की गई है, क्लासिकल माइथोलॉजी, नेचर एंड रिलीजन टू एलिवेट अर्थली लव, क्लोजली कनेक्टेड है इससे एपिथेलियन से। जॉय फुल सेलिब्रेशन है, कंक्लूजन इसका बड़ा अच्छा होता है, लव इसको मिल जाता है स्पेंसर को इसी एमोरिटी में, सोनेट सीक्वेंस में। द सोनेट ऑफ एमोरिटी नरेट अ प्रोग्रेसिव लव स्टोरी अर्ली। Sonnet show the poem's admiration for beloved's beauty and feelings of unworthiness. ये उसकी beloved की ब्यूटी बताता है, उसकी फीलिंग है अनवर्थीनेस, मतलब फीलिंग्स बताता है, जो उसकी फीलिंग है मगर उसका उतनी वर्थ नहीं है। The middle sonnet describes his emotional struggle and moments of jealousy and despair when she seems cold and distant. Middle जो है बताती है उसका इमोशनल स्ट्रगल कितना है, इसका स्पेंसर का जो स्पीकर है, जेलसी है, डिस्पेयर है, कोल्ड है, डिस्टेंट है। और सोनेट्स क्या बताती हैं, बिलावर्ड सॉफ्टनिंग हार्ट, बिलावर्ड की सॉफ्टनिंग हार्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, होप बताता है। और फाइनल सोनेट क्या बताती है, द पॉइंट सेलिब्रेट्स विक्ट्री इन लव लीडिंग डायरेक्टली टू मैरिज फुलफिल्ड बाय एपिथेलियन। Through this journey, Spencer portrays love not just as desire but as a moral and spiritual quest for virtuous lasting union. बताता है कि लव जो है ये एक डिजायर नहीं है बट एक मॉरल एंड स्पिरिचुअल क्वेस्ट है, सर्च है virtuous लॉन्ग लास्टिंग यूनियन के लिए। ये है कौन, एमोरिटी। एमोरिटी जो है इसकी सोनेट्स हमने नहीं पढ़नी है, बहुत लंबी सोनेट्स हो जाएंगी, 89 सोनेट्स है। एज ए कलेक्शन ऑफ सोनेट्स हम एमोरिटी को पढ़ सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे एलिजाबेथ बॉयल को डेडिकेट है, सेकंड वाइफ जो इसकी थी। 89 सोनेट्स हैं इसकी, ठीक है। इसमें सोनेट की राइम स्कीम क्या थी ये याद रखनी है, किसके लिए सेलिब्रेट की गई थी ये याद रखनी है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में याद रखने हैं, वो जरूरी नहीं है कि हम इसको सोनेट्स पढ़ें। अगर पर्टिकुलरली सिलेबस में तो फिर तो पढ़नी पड़ेंगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटेटिव एग्जाम नेट सेट के लिए काफ़ी है। जैसे मैंने नेट किया था तो इतनी डीप में नहीं पूछते हैं नेट में या सेट में। चलो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।